हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, फिर उसके बाद गारंटी के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इंडेमनिटी का मतलब हिंदी में होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति या किसी नुकसान की भरपाई, क्षतिपूर्ति या किसी लॉस की भरपाई करना। अब ये होता क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से या किसी तीसरे पक्षकार की वजह से होने वाले नुकसान से बचाऊंगा। यहां पर एक पार्टी अगले पार्टी को लॉस से बचाने का प्रॉमिस करती है। फिर सुनो, यहां पर एक पार्टी अगले पार्टी को लॉस से, किसी भी लॉस से बचाने का वचन देती है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा। अब इसका एग्जांपल समझ लो, फिर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि आप मेरे कार को परचेज कर लें। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया कि आप मेरे पास एक कार है 1 लाख रुपया में, रुपया 1 लाख में आप इसे परचेज कर लें। बी कार को देखता है, चलाता है और कार बी को पसंद आ जाती, बी यस कर देता है। तो ए और बी के बीच में बेटा एक एग्रीमेंट हो गया। यही तो हुआ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हो गया, एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब मिस्टर सी आते हैं। मिस्टर सी कुछ ज्यादा ही करीबी है ए के, मान लेता हूं एग्जांपल में मिस्टर ए के कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड है ये मिस्टर सी। मिस्टर सी कहते हैं, बे यार कार तुम उसको बेच दिए, मैं तुमसे बोलने वाला था तुम मुझे बेच देते। मिस्टर ए कहते हैं कि यार भाई मेरा तो उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। वो कहता है, कौन, सी कहता है ए से कि कार तुम उसको मत बेचो, जो भी रुपया वो तुम्हें देने वाला था वो मैं तुम मुझसे ले लो। ए कहता है कि यार मेरा तो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन सी कहता है कोई बात नहीं यार, तुम मेरे भाई हो, दोस्त हो, तुम मुझे जो है कार इसको मत बेच करके हमें बेच दो। ये ए कहता है कि अगर मान लो कल को कोई केस करेगा, कुछ करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है, तब मैं कहां से उसको भरूंगा। तो सी कहता है तुम चिंता मत करो, जो भी वो कल को केस करेगा मिस्टर बी, जिससे कि पहले एग्रीमेंट हो चुका था, अगर वो तुम्हारे ऊपर केस करता है ना, तो जितना भी नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा बी को, वो सारा का सारा मैं तुम्हें दूंगा। तो यहां पर मिस्टर सी ने इनसे प्रॉमिस किया कि जो भी नुकसान तुम्हें कल को इन्हें भरना पड़ेगा एग्रीमेंट टूटने के लिए, तो मैं तुम्हें दूंगा। तो यहां पर एक पार्टी जो है सी, मिस्टर ए को लॉस से बचाने का वचन दे रही है बेटा। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये जो एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ, यही होता है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। यही हो गया इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात बच्चों। यहां पर एक पार्टी अगली पार्टी को, मिस्टर ए को, इसकी गलती से, इसकी वजह से जो नुकसान मिस्टर बी को होगा बचाने का वचन दे रही है। तो मिस्टर सी जो है इनको वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें कल को कोई लॉस अगर इन्हें चुकाना पड़ेगा एग्रीमेंट तोड़ने के लिए, तो मैं तुम्हें चुकाऊंगा, क्योंकि इसी की वजह से एग्रीमेंट टूटा है, मिस्टर सी की वजह से तो एग्रीमेंट टूटा है। समझ में आई बात ना। तो यहां ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए और सी के बीच में था। समझ में आ रही, देखो मैं पीछे हूं, कैमरा में दिख रहा होगा। मिस्टर ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो सर अब कार किसको बिकेगी, कार मिस्टर सी को बिकेगी। अब इनसे जो एग्रीमेंट हुआ था वो खत्म हो गया। अब यहां पर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिस्टर ए और सी। सर बी अगर कोई केस करेगा ए के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तो वहां पर जो भी पैसा ए को चुकाना पड़ता है वो सी इन्हें देंगे, फिर ये इनको देंगे, क्योंकि सी ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कोई लॉस से बचाऊंगा होगा अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहां पर कानूनन मिस्टर सी को ए को पैसा देना पड़ेगा। समझ में आई बात बेटा। अब सुनो एक बात और, यहां पर मिस्टर ए को कहा जाएगा इंडेमनिटी होल्डर। यहां पर मिस्टर ए को कहा जाएगा इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि लॉ कहता है मिस्टर ए को कहा जाएगा इंडेमनिटी होल्डर। किसको, ए को, क्योंकि लॉ कहता है जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को बचाने का वचन दिया जाता, लॉस से बचाने की प्रॉमिस की जाती बेटा, उसे इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है उसे इंडेमनीफायर कहते हैं, उसे इंडेमनीफायर कहते हैं।
तो सर यहां पर फिर से एक बार एग्जांपल क्लियर करिए। देखो बेटा फिर से सुनो, एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, बी से कहा मेरे साथ आप कांटेक्ट कर लो, मेरी गाड़ी आप खरीद लो, मतलब उसने कांटेक्ट की बात नहीं, उसने कहा मेरी गाड़ी खरीद लो, वो तैयार हो जाता, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। अब उसके बाद में सी आते, कहते वो कार मुझे उसी रेट पे मुझे बेच दो भाई। फिर ये कहता भाई मेरा तो एग्रीमेंट हो चुका। फिर ये सी कहता है कि अगर ठीक है मुझे बेच दो यार, तो ये कहता है अगर कल को ये कोई नुकसान मांगेगा हम कहां से देंगे, एग्रीमेंट हुआ है। तो ये कह रहा है सी इससे ए से कि भाई अगर ऐसा है ना, अगर कोई नुकसान बी तुमसे मांगता है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो यहां पर सी ने उस एग्रीमेंट में जो लॉस हो रहा है मिस्टर ए को, जो मजबूरी में हुआ है, जो मिस्टर सी को इन्हें चुकाना, मतलब ए को जो बी को चुकाना पड़ता, मिस्टर सी उसे चुकाने का वचन दे रहे कि भाई मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो, जो भी 10-20 हजार 50 हजार होगा मैं भर दूंगा ना। तो यहां पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को लॉस से बचाने का वचन दे रही है, प्रॉमिस कर रही है। तो इसी को कहते हैं इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब बी किसको कार बेच, सॉरी ए किसको कार बेच देगा, सी को। अब यहां पर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मिस्टर बी का कोई काम नहीं है। अब समझ में आई बात। लेकिन अगर कल को मिस्टर बी कोई नुकसान की मांग करेंगे, लॉस की मांग करेंगे, तो भरेगा तो मिस्टर ए, लेकिन लेगा किससे, सी से, क्योंकि सी के चलते हुआ है। तो यहां पर इनके बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो चुका है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं आपके नोट से। थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, शादी में गए थे तो खींच के खा लिए, मतलब दही वाली चीज खा लिए थोड़ा सा, ठीक है। और ठंडी का टाइम चल ही रहा है, तो तुम लोग मत खाना हमें देख करके, सर खा लिए, सर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वायरल हुआ, हम भी खींच के खा लें किसी की शादी में जा करके, ये काम मत करना। और जहां भी कहीं कुछ हो तो हमें बुला लिया करना तुम लोग, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे खाया जाता है, सिस्टमैटिक मुझे आता है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा स्पून से कि कैसे खाना चाहिए, ठीक है। फिर मैं खा के भी दिखाऊंगा 2-4 प्लेट, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की मीनिंग देख लेते हैं। खाने की बात करते ही मुंह में पानी आ गया, पहले इधर देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की मीनिंग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 में क्या कहा गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promise, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। देखो मैंने क्या बताया, मैंने वही बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच में हो रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रही है। सी ने ए से प्रॉमिस किया था, एग्जांपल याद आ रहा कि अगर इस एग्रीमेंट में कोई नुकसान होगा तो मैं तुम्हें लॉस चुकाऊंगा। तो वही कह रहा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से प्रॉमिस कर रही है उसको बचाने का, उसकी वजह से जो लॉस, उसके कार्यों से, उसके कंडक्ट से जो लॉस उसको होगा, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से उसको लॉस होगा तो वो उसकी भरपाई करेगा। समझ में आई बात। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को वचन दे रही है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से जो लॉस हो रहा है उसे चुकाने का मैं वचन दे रहा हूं, तुम सुरक्षित हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चुकाऊंगा, तुम उसको दे देना, ठीक है। द पर्सन हु प्रोमिसेस टू सेव द अदर, जो व्यक्ति बेटा प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, सी ने ए से प्रॉमिस किया था, उसे कहा जाएगा इंडेमनीफायर, याद आया। और जिस व्यक्ति को कहा जा रहा, मिस्टर ए को प्रॉमिस दिया जा रहा ना, भाई तुम्हें मैं सुरक्षित रखूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम कार मुझे बेच दो, तो सी को कहा ए को कहा जाएगा इंडेमनिटी होल्डर। यहां पर ए जो है, एग्जांपल याद करो, इंडेमनिटी होल्डर है, और मिस्टर सी बेटा इंडेमनीफायर हो गए, क्योंकि सी ने प्रॉमिस किया था ए से, और ए को नुकसान झेलना पड़ता, तो ए जो है, ए क्या है, इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि अब ये नुकसान सी चुकाएगा ए को। समझ में आ रही बात। चलिए अब अगला आता है, देख लेते हैं। सीरियस पढ़ो बेटा, 5 मिनट की वीडियो मैं नहीं बना पाता हूं, पता नहीं कैसे सब 5 मिनट पढ़ा लेते हैं बच्चों को, ठीक है। मेरा तो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता तब तक मैं पढ़ा ही नहीं पाता, कंप्लीट ही नहीं कर पाता टॉपिक को। आइए, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या बातें उसमें होती हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज। यहां पर बेटा 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सर यहां तो 3 थे बेटा, बी तो चला गया ना, अब तो कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में हो गया, ए और सी के बीच में, याद आया। वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस। एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती कि हम तुम्हें लॉस से बचाएंगे, याद आया। सी ने ए से प्रॉमिस किया।
द लॉस कैन बी कॉज बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन। क्या कह रहा है, लॉस जो है प्रोमिसर की वजह से भी हो सकता है। प्रोमिसर कौन है, सी है। लॉस सी की वजह से भी हो सकता है। देखो सी ने ही तो तोड़वाया था एग्रीमेंट, तो सी की वजह से भी हो सकता है या किसी और की वजह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सी की वजह से हो, तब भी लॉस जो है सी को चुकाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इट इज अ टाइप ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये बेटा एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। सर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? बेटा भविष्य में जब लॉस होगा तो सी चुकाएगा मिस्टर ए को। एग्जांपल याद आ रहा है? तो यहां पर जरूरी नहीं है कि लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वही कह रहा कंटिजेंट। आप कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने 2 दिन पहले डाला वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके देख ले। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेटा भविष्य में चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी। तो यहां मैंने बताया था ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सी बीच में आता है। सी प्रॉमिस करता है मुझे कार बेच दो, बी को मत बेचो। तो यहां पर बेटा लॉस भविष्य में हो भी सकता है, तब सी चुकाएगा ए को ना, नहीं होगा तो क्यों चुकाएगा? तो कंटिजेंट मतलब भविष्य में जब लॉस होगा तभी चुकाने के लिए सी जिम्मेदार है, ए को वरना नहीं। आप एग्जांपल ध्यान से समझ लें तब आप समझ में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भविष्य में जब लॉस होगा तभी सी ए को चुकाएगा, वरना नहीं देगा। तो कंटिजेंट ये संयोग के ऊपर है, फ्यूचर में चीजें हो भी सकती नहीं भी हो सकती। अब आगे देखते हैं। अब आता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। सर यहां इंडेमनिटी होल्डर कौन था? यहां पर 3 पार्टी का मैंने एग्जांपल लिया था, ए बी सी। सी ने ए को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लॉस से बचाऊंगा क्योंकि सी की वजह से ही लॉस हो रहा है। तो यहां पर बी का रोल तो खत्म हो गया था, एग्जांपल में याद आ रहा है। तो यहां पर इंडेमनिटी होल्डर बेटा ए है। इंडेमनिटी होल्डर कौन है? ए है। इंडेमनिटी होल्डर जो है बेटा ए है। समझ में आ रही बात? तो ए का क्या राइट है? सी के अगेंस्ट। ए का राइट किसके अगेंस्ट है? सी के अगेंस्ट। क्या राइट है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125, सेक्शन 125 कहता है डैमेजेज, जितना भी नुकसान ए को हो रहा है सब कौन भरपाई करेगा? सी। क्षतिपूर्ति के नुकसान सी को ए भरपाई करेगा, सॉरी सी ए को भरपाई करेगा। अगला आता है कॉस्ट ऑफ सूट। अगर बेटा सी जो है कल को लॉस नहीं देता है, लॉस का पैसा ए को नहीं देता है, तो जो अगर मान लो ए सी के अगेंस्ट मुकदमा करता है, ए सी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है, तो बेटा जितना भी कॉस्ट आएगी, एक्सपेंडिचर आएगा एडवोकेट का, लीगल एक्शन का, सब सी से जो है ए मांगेगा क्योंकि सी की वजह से उसे इतना झेलना पड़ रहा है। समझ में आई बात? सम्स कॉम्प्रोमाइज। मान लो कल को दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया, मुकदमा हुआ, सी ए को पैसा नहीं देता है और ए कहता है कि मेरा पैसा नहीं दे पा रहे हो, मान लेते 3 लाख का जो है नुकसान हुआ था, सी कहता है इतना मैं नहीं दे पाऊंगा, दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते, चलो कोई बात नहीं 1.5 लाख में मामला सेटल करते। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट है, सम्स है, जो एक साथ पैसा देना, तो सी ए को चुकाएगा क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अमाउंट जो सेटलमेंट हो गया वो देना पड़ेगा। तो यहां पर ए का राइट है या तो अपने नुकसान की मांग कर सकता है, जो उसकी वजह से नुकसान हुआ उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है और उसका जो खर्चा होगा वो भी ले सकता है, और अगर नहीं दे पा रहा है तो जो कंप्रोमाइज का अमाउंट हुआ बीच में चलो तय कर लेते हैं, वो बेटा ए सी से ले सकता है। तो ये इसके राइट्स हैं इंडेमनिटी होल्डर के। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा। जो भी डाउट है बेटा कमेंट सेक्शन में आगे पूछे। टेक्निकल जरूर है लेकिन बहुत टेक्निकल नहीं है, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसे लगे हाथ समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? देखिए तो बेटा इसमें जो है एक पर्सन अगले पर्सन की गारंटी लेता है। ये तो सर बड़ा इजी है, बहुत इजी बेटा, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के पास जाता है। किसके पास जाता? मिस्टर बी के पास। कहता है हमको जो है 5,000 रुपए का। ए किससे कहता? बी से। बी एक दुकानदार है, शॉपकीपर है। बी एक शॉपकीपर है। ए बी से कहता कि मुझको 5,000 रुपए का क्रेडिट पे, उधार माल, मतलब उधार पे जो है कुछ गुड्स दे दो, कुछ गुड्स हमें दे दो। ए बी से डिमांड करता कि हमें कुछ गुड्स दे दो, ठीक है। अब बी कहता है हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तुम ऑलरेडी डिफॉल्टर हो, तुम्हें हम कैसे दे दें। ये रोने लगता, भाई भैया दे दो भैया। ये कहता नहीं। उधर से सी जा रहा होता है। ए कहता है कि अगर इनसे बोल दे, अगर ये जो है जिम्मेदारी ले ले तो क्या तुम मुझे दे दोगे? बी भी सी को जानता है कि सी एक अच्छा आदमी। बी कहता हाँ। सी आते हैं, सी कहते हैं क्या बात है, कहते हैं कि भैया हम इनसे उधार माल ले रहे हैं, हमारे घर में बच्चे का बर्थडे है, जो भी है फंक्शन है,
और हम चाहते हैं कि हमें ये दे दे, पैसा हमारे पास नहीं, बाद में दे दूंगा। तो सी कहता है अबे भैया दे दो, मोहल्ले का आदमी है, एरिया का आदमी है। सी कहते हैं दे दो, जब नहीं चुका पाएगा ना तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा टेंशन है, तुम मत लो, तुम्हें अपने पैसे से मतलब है ना, नहीं देगा तो मैं तुम्हें दूंगा। सी को इस पे भरोसा होगा तभी तो ऐसा कह रहा होगा। तो यहां पर बेटा सी गारंटर बन गया। सी गारंटी लेता है ए की, किसकी गारंटी, ए की, इनके साथ कि मैं ए का पैसा चुकाऊंगा। तो देखो तीन पार्टी आए यहां पर, एक ए और बी, दूसरा सी और फिर ये। तो यहां पर तीन कॉन्ट्रैक्ट बना। तीन कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, यहां पर ए और बी के बीच में बना, फिर सी और बी के बीच में बना और सी ए के बीच में बना। सर कहा अगर कल को मान लो ए नहीं पैसा चुका पाएंगे 5000 तो सी चुकाएगा, तो सी क्या छोड़ देगा, ए से पैसा नहीं लेगा अपना। तो यहां तीन कॉन्ट्रैक्ट बना। समझ में आई बात। तीनों का नाम जानिए, तीनों पार्टी के नाम क्या है। इनका नाम है प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर मतलब बेटा मूल देनदार, पैसा पहले इन्हीं को देना है ना, उधार का पैसा, मूल देनदार यही है, प्रिंसिपल डेटर है। ये बेटा श्योरिटी है, ये श्योरिटी है। श्योरिटी मतलब जिसने श्योरिटी ली है, गारंटी ली है कि हम तुम्हारा पैसा चुकाएंगे अगर ये नहीं चुका पाए। बी कौन है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर। बी लेनदार है, बी को पैसे से मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर तीन पार्टी हुए, तीन कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक ए और बी के बीच में, एक सी और बी के बीच में, एक सी और ए के बीच में। समझ में आई बात। तो ये जो व्यक्ति अगले की अगेंस्ट गारंटी लेता है कि भाई मैं इनका पैसा चुकाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, उसे कहते हैं श्योरिटी। तो यहाँ तीन टाइप की गारंटी, तीन टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी ए के बीच में। समझ में आई बात। अब हमने जैसे मान लो आप हमारी संस्था में पढ़ने आते हो, आप कहे सर हम पैसा देंगे बाद में 2 महीने बाद, तो हमें लगा कि आप तब तक तो कोर्स खत्म हो जाएगा, आप भाग जाओगे। तब तक कोई और दोस्त आपका आया, वो पहले से पढ़ रहा है 2-3 साल पहले से, उसने बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीबीए सब हुआ, सब हमारे यहाँ से, उसका मतलब इंटर सब यहीं से हुआ। तो उसके ऊपर मेरा भरोसा है। तो उसने कहा सर मेरे ऊपर भरोसा है ना, 2000 रुपया लेके कहाँ जाएंगे ये। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो बेटा उसने गारंटी ले ली। अब वो आपका पैसा अगर चुकाता आप नहीं देते हो तो कल को आपसे लेगा कि नहीं लेगा, यही है और कुछ नहीं। तो गारंटी बेटा एक व्यक्ति अगले के जो है उधार की, या अगले जब तक उधार नहीं होगा, क्रेडिट नहीं होगा, तब तक गारंटी आएगी नहीं। अगर ये ए बी से उधार ना ले रहा होगा तो गारंटी किस बात की। तो यहाँ पर अगला व्यक्ति अगर कहता है कि मैं चुकाऊंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, तो वो गारंटर है। अक्सर हम गारंटी लाते रहते हैं, आप देखिए डेली लाइफ में हमारे गारंटर आते रहते हैं। बच्चों बताओ कोई डाउट। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो चलिए हम अपनी नोट से पढ़ के खत्म कर लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, बेटा सेक्शन 126 किसका, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। कह रहा है कि भाई गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि तीसरे व्यक्ति का, तीसरा व्यक्ति कौन, ए, यहां मैं ऐसे कर लूं, और गारंटी किसने लिया है, सी ने लिया। ये जो है प्रॉमिस कर रहा है कि तीसरे व्यक्ति का जो लाइबिलिटी है, ए की जो लाइबिलिटी, मैं उसे डिस्चार्ज करूंगा, समाप्त करूंगा, चुकाऊंगा अगर ये नहीं दे पाया या डिफॉल्ट कर गया तो यहां पर एक व्यक्ति जो है गारंटी ले रहा है, प्रॉमिस कर रहा है मिस्टर बी को कि अगर मिस्टर ए डिफॉल्ट कर गए तो इनकी जगह जो लाइबिलिटी है मैं डिस्चार्ज करूंगा। समझ में आई बात, क्लियर, ठीक है। गारंटी में भी ओरल और रिटर्न, गारंटी में बेटा ओरल भी हो सकती है, जुबान से हो सकती है, या रिटर्न भी हो सकती है, लिख पढ़ करके भी हो सकती है। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। कह रहा है कि ये व्यक्ति जिसके लिए गारंटी दी गई है इसे प्रिंसिपल डेटर कहा जाएगा, मूल देनदार, पहले इन्हीं को देना पैसा, जब ये नहीं दे पाएंगे तो सी देगा। एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। और जो व्यक्ति जिसको गारंटी दी गई है बेटा उसे क्रेडिटर कहा जाएगा, जो लेनदार है। फिर द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। बेटा जो व्यक्ति गारंटी दे रहा उसे हम श्योरिटी कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। इसी बात पे आप लोग जो है कमेंट कर दें, बताएं सर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हम आगे लेके चलते हैं टॉपिक को, ऊपर आ जाते हैं इसको लेकर के।
पहले हम लोग फीचर्स पढ़ लेते तब एसेंशियल्स पढ़ेंगे। पहले बेटा हमें फीचर, स्लाइड जब बना रहे थे तो हमको लगता हम पहले यही लिख दिए, पहले हम लोग फीचर पढ़ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं फिर इसे पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में तो भी आ जाएगा, लेकिन पहले इजी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले याद रखना ये जो तीन पार्टी ए बी और सी, इनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, सब कुछ। इसके बाद इट मे बी रिटन और ओरल, बेटा गारंटी जो है रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। सी जो है जबान से भी कह सकता है, लिख पढ़ करके बी को गारंटी दे सकता है कि मैं चुकाऊंगा। देयर मस्ट बी 3 पार्टीज, यहां पर कितनी पार्टीज है बेटा? 3, ए बी और सी। तीनों पार्टियों के नाम आप आगे लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, ठीक है। फिर श्योरिटीज ऑब्लिगेशन इज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट, क्या कह रहा? श्योरिटीज ऑब्लिगेशंस इज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट। बेटा श्योरिटी कौन है, किसने गारंटी ली है? मिस्टर सी ने। मिस्टर सी की गारंटी तभी आएगी, चालू होगी, जब मिस्टर ए डिफॉल्ट कर जाएंगे। अगर मिस्टर ए ने पैसा चुका दिया तो मिस्टर सी का कोई ऑब्लिगेशन या कोई भी दायित्व तो बनता ही नहीं है। अगर मिस्टर ए नहीं दे पाए बी को पैसा, जो उधार माल खरीद के ले गए थे, तो बेटा फिर सी की लायबिलिटी चालू हो जाएगी। समझ में आई बात? सेपरेट कंसिडरेशन, एक मिनट, सेपरेट कंसिडरेशन फॉर गारंटी इज नॉट नेसेसरी, क्या कह रहा है? सेपरेट कंसिडरेशन फॉर गारंटी इज नॉट नेसेसरी। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने बी से उधार माल खरीदा, सी ने गारंटी ले लिया है, सी ने गारंटी ले लिया कि चलो ठीक है मैं पैसा चुकाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, इनको माल दे दो। एक बार माल लेके 10,000 का गए, ठीक है, फिर ये माल लेके 2,000 का और 12,000 का माल लेके जाते हैं, गुड्स लेकर के जाते हैं। तो बेटा यहां पर अब ऐसा नहीं कि 2,000 के लिए एक्स्ट्रा कोई और गारंटर लाना पड़ेगा, नहीं, एक बार इसने गारंटी ले ली है तो अब यही जिम्मेदार होगा। तो सेपरेट कंसिडरेशन की जरूरी नहीं है कि मतलब सी अलग अलग, सी बार बार आए तो मतलब सी की जगह फिर डी आ रहा है, ई आ रहा है, नहीं। अब ये एक बार इनकी गारंटी इसने ले ली है, अब ये चाहे 10,000 खरीदे चाहे 12,000 का, इनके बट इनकी बात, इनके समझ में बात आनी चाहिए, हाँ ये इतना हो, इनके साथ ऐसा इन्होंने किया है, मतलब एक बार इन्होंने इतने का माल खरीदा, फिर एक बार इन्होंने इतने खरीदा। तो यहाँ पर बेटा अलग अलग कंसिडरेशन के लिए अलग अलग गारंटी नहीं ली जाएगी। समझ में आई बात? तो अलग अलग कंसिडरेशन के लिए अलग अलग बार ये उधार लेके जा रहे हैं तो अलग अलग गारंटर नहीं आएगा। सी बट अगर राजी है तो सी पूरे गारंटी का, सी पूरे कंसिडरेशन की गारंटी ले सकता है कि चाहे तुम 10,000 खरीद के ले जाओ, फिर चाहे 5,000 का ले गए, चाहे फिर 7,000 का ले गए। तो यहाँ पर अलग अलग कंसिडरेशन के लिए अलग अलग गारंटी की जरूरत नहीं है, सी ही काफी है। समझ में आई बात? फिर कह रहा है प्रिंसिपल्स डेटर नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा प्रिंसिपल्स डेटर नीड नॉट टू बी अ कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सुनो, प्रिंसिपल्स डेटर नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो प्रिंसिपल डेटर मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि जो माइनर होते हैं या जो पागल होते हैं या जो सही दिमाग वाले नहीं होते हैं, ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब यहां मानता हूं मिस्टर ए माइनर है और ये इनके दुकान से कुछ सामान उधार लेके जा रहा है। अगर सी ने गारंटी ले ली है तो ये मैटर नहीं करता कि प्रिंसिपल डेटर मूल देनदार माइनर है कि मेजर है कि पागल है। तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि एक लायक सही व्यक्ति हो। तो यहां पर मिस्टर ए का कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है क्योंकि गारंटी इसकी सी ने ले ली है। जैसे हमारे परिवार में छोटे बच्चे दुकान पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं दे दो यार, तो बेटा इसका मतलब दुकानदार उस बच्चे पे भरोसा नहीं हमारे ऊपर कर रहा था। यहाँ पर बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, कॉम्पिटेंट ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। तो मूल देनदार को योग्य होना जरूरी नहीं है, लॉ यही कह रहा है। समझ में आई बात? क्योंकि उसकी गारंटी ले जा रही है ना, तो गारंटर पकड़ा जाएगा। तो कह रहा प्रिंसिपल डेटर्स नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ प्रिंसिपल डेटर बेटा कॉन्ट्रैक्ट के लिए योग्य होना जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल डेटर जो ये ए है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए योग्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। 3 बार 4 बार मैं चीजों को बोल रहा हूं, समझो। अब देखो ये वाला टॉपिक समझ में आया? सेपरेट कंसिडरेशन फॉर गारंटी इज नॉट नेसेसरी। अलग अलग कंसिडरेशन गारंटी के लिए जरूरी नहीं है, एक आदमी ने ले लिया काफी है, वही पर्याप्त कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, फीचर्स आपको समझ में आ गया, अब ये देखते हैं।
ठीक है, फीचर्स के बाद हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गारंटी, वैलिड गारंटी के लिए एक अच्छी गारंटी, लॉफुल गारंटी के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गारंटी, एक लॉफुल गारंटी, लॉ की नजर में एक अच्छी गारंटी के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल डेट। सबसे पहले तो प्रिंसिपल डेट होना चाहिए, मतलब किसी न किसी व्यक्ति को उधार लेना चाहिए, तब जाके कोई गारंटी लेगा। अगर कोई उधार ही नहीं ले रहा तो उसकी गारंटी कहां से ली जाएगी। तो पहले सबसे पहले प्रिंसिपल डेट होना चाहिए, मूल ऋण होना चाहिए। अगर उधार नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कोई ऋण नहीं है, कोई लोन नहीं है, तो बेटा फिर गारंटी किस बात की। सबसे पहले कोई ना कोई लोन अमाउंट आना चाहिए, लोन का पैसा या क्रेडिट का पैसा आना चाहिए, उधार का पैसा। दूसरा कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो जैसे ए है बी है, ए ने बी से कहा हमें 10,000 का, मान लो हमें 10,000 का क्रेडिट पे उधार माल बेच दो। ए ने बी से कहा, बी जो है शॉपकीपर है, बी जो है शॉपकीपर है, दुकानदार है। ए बी से कहते हैं कि हमें आप उधार माल दे दो 10,000 रुपए का। तो यहां पर प्रिंसिपल डेट आ गया, देखो उधार है, अब गारंटर भी आएगा। बी कहते हैं जरूरी नहीं बेटा गारंटी हो, हम लोग कई बार विश्वास उधार लेके आते, दुकानदार दे देता, अपनी क्रेडिट होती है। अब मान लो ये क्रेडिट जो है बिगाड़ दिए, इसने कहा भैया हम आपको पैसा तो नहीं दे सकते, सॉरी उधार तो माल नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप पैसा दोगे नहीं, या आप फेल हो जाओगे, डिफॉल्ट कर जाओगे। तो ए ने कहा सी से हमारी जगह आप गारंटी दे दीजिए, क्योंकि दुकानदार सी को भी अच्छी तरीके से जानता है। अब यहां पर सी ने जैसे ही गारंटी दी बी को, तो यहां पर सी का गारंटी देना ही एक पर्याप्त कंसिडरेशन हो गया, मतलब सी की तरफ से प्रतिफल आ चुका है। अब यहां पर ए पैसा चुकाए, बी को ना चुकाए, सी पकड़ा जाएगा। तो बेटा जैसे ही कोई व्यक्ति गारंटी देता है तो मान लिया जाता है कि सफिशिएंट कंसिडरेशन हो चुका है, पर्याप्त प्रतिफल मिल चुका है। अब यहां पर ए से कोई मतलब नहीं है, बी जानता है कि अगर ए नहीं दे पाएंगे तो हम सी को पकड़ेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सी का गारंटी देना ही एक एडिक्वेट, एक पर्याप्त कंसिडरेशन मान लिया जाता है। फिर देयर शुड बी नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। यहां पर लेकिन मान लो ए और बी है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, कोई ऐसी बात थी जो कि सी को नहीं पता थी, और ये लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके सी को बुला लिए, सी गारंटी ले ली, लेकिन सी को ये बात नहीं पता थी, कुछ बात इन लोगों ने आपस में छुपाई थी जो कि कल को सी को नुकसान हो सकता था। अगर ये बात पता चली सी को तो सी गारंटी से बाहर जा सकता है, सी की गारंटी वहीं समाप्त हो जाएगी। तो गारंटी के पहले सारी बातें उसको बताएं सब कि हाँ हाँ हमारे इनके बीच में यही बात हुई है, आपको इसकी गारंटी लेनी है। अगर कोई बात बेटा गलत बताई जा रही है, ये से छुपाई कॉन्सील की जा रही है, तो बेटा फिर सी की गारंटी खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात। फिर 3 पार्टीज, यहाँ पर 3 पार्टी होते हैं। प्रिंसिपल डेटर जो कि ए है, क्रेडिटर जिसको पैसा मिलेगा बी है, सिक्योरिटी जिसने गारंटी ली है सी है। समझ में आई बात। ओके, टॉपिक अभी आगे है, आप बताएं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो प्रिंसिपल डेट होना चाहिए। अब सी के गारंटी लेते ही एक पर्याप्त कंसिडरेशन मान लिया गया कि सी के बाद कोई और जरूरत नहीं है, सी ही कंसिडरेशन है, ए नहीं चुकाएगा सी चुकाएंगे। फिर बेटा यहां पर कोई बात सी से छुपाए ना दोनों पार्टी, मतलब डेटर और क्रेडिटर कोई बात इनसे ना छुपाएं, पूरी तरीके से सारी बातें बताएं, नहीं तो गारंटी बाद में खत्म हो जाएगी उसकी, वो कहेगा हम नहीं जानते। और यहां पर 3 पार्टी का होना जरूरी है। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब इसको पढ़िए आप लोग, देखिए क्या आ गया। पढ़ लिया? पढ़ा आप लोगों ने? अब बेटा आता है राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के राइट्स क्या हैं? कौन श्योरिटी होता है? सी, जिसने गारंटी ली है। इसको आप लोग नोट कर लें, पहले आप लिख लें, ठीक है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एग्जाम के लिए। हाँ देखो, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, और यहां पर सी ने गारंटी ली हुई है, तो सी मतलब श्योरिटी। सी कौन बेटा? सी श्योरिटी, जो गारंटी लेता है। तो सी का क्या राइट है? सी का राइट क्या है? अच्छा, सी का राइट किसके किसके साथ मैं बता रहा हूं। सी का क्या राइट है? सबसे पहले कह रहा राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर,
राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। सबसे पहले सी का राइट क्रेडिटर बी कौन है बेटा? क्रेडिटर है। मैंने बताया एग्जाम्पल में अभी बी कौन है? क्रेडिटर है। और ये ए कौन है? डेटर है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो सबसे पहले सी का बी के अगेंस्ट क्या राइट है? सी का बी के अगेंस्ट क्या राइट है? अब यहां पर क्या रहा? राइट टू सिक्योरिटीज, राइट टू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का राइट है। सर ये क्या होता है? सेक्शन 141 में बताया गया, मान लो ए है और बी है, इनके बीच में उधार माल खरीदने का एग्रीमेंट होता है, लेकिन सी गारंटी लेते हैं और ए ने बी को कुछ सिक्योरिटी दिया था कि अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो हमारी वाइफ की आप ज्वेलरी रख लो। मान लेते हैं नेकलेस है और 5 लाख का माल जो है ए, 5 लाख का गुड्स जो है ए बी से खरीद के लेके गया था। ए जो है बी से उधार खरीद के ले गया था और सी ने गारंटी ली थी, लेकिन उसके बदले ए ने एक कुछ सिक्योरिटी भी रखी थी। तो बेटा मान लेते हैं ए पैसा नहीं चुका पाएगा, सी अगर पैसा चुकाता है बी को, क्योंकि गारंटी ली थी, तो यहां पर जो भी सिक्योरिटी ए ने बी को रखी थी ज्वेलरी वगैरह, वो किसकी हो जाएगी? अब मिस्टर सी की। तो बेटा सिक्योरिटी का राइट है। अब कल को मिस्टर ए से ये जब सी पैसा मांगेगा, जब ए सी का पैसा चुका देंगे तब ये ज्वेलरी जो है ए को दे देगा। नहीं समझ में आया? फिर समझो। देखो कुछ है ही बेटा, कंफ्यूज मत हो। देखो ए है और बी है, यहां तक समझ में आया? बी दुकानदार है, बी जो है बेटा शॉपकीपर है, दुकानदार है, ठीक है। ए जो है, ए इनके पास जाते हैं, कहते हैं हमको कुछ क्रेडिट पे माल दे दो, कुछ माल उधार चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है। किससे कहते हैं? बी से कहते हैं। माल था मान लेते 5 लाख का, 5 लाख का। बी कहता है ठीक है सब कुछ सही, लेकिन कुछ हमको सिक्योरिटी के रूप में दे दो यार, क्योंकि तुम इतना माल लेके जा रहे हो। तो इसने क्या किया? ए ने क्या किया? अपनी वाइफ का जो गले का हार होता है, नेकलेस बोलते हैं ना उसको, हम लोग तो हार ही बोलते हैं, नेकलेस, मान लेते हैं 1.5 लाख का नेकलेस था बेटा, वो जो है बी को दे देता है। ए सिक्योरिटी के रूप में किसको दे देता? बी, क्योंकि उससे उधार माल लिया होता है 5 लाख का, लेकिन पूरा पैसा नहीं होने की वजह से 1.5 लाख की सिर्फ सिक्योरिटी दे देता है। अब सी जो है, सी बाकी की गारंटी लेते हैं, अगर ये ए पैसा नहीं दे पाएगा तो हम चुकाएंगे। समझ में आ रही बात? ये इतनी कहानी समझ में आई। अब कल को ए पैसा नहीं दे पाए, सी ने पैसा चुकाया, सी ने किसको पैसा चुकाया? बी को 5 लाख रुपया, पूरा 5 लाख। तो बी के पास जो सिक्योरिटी ए ने रखी थी, वो सिक्योरिटी किसके पास आ जाएगी? सी के पास। अब सी तो ए को छोड़ेगा नहीं, अब सी ए से पैसा मांगेगा। अब जब तक ए सी को पैसा नहीं दे देता 5 लाख रुपया, तब तक बेटा ये जो सिक्योरिटी के रूप में ज्वेलरी रखी गई थी वो एक सी के पास रहेगी। समझ में आई बात? तो किसके पास रहेगी? सी के पास। तो वही कह रहा है कि राइट टू सिक्योरिटीज, मतलब प्रिंसिपल डेटर का पैसा सी चुकाने के बाद बी को, पूरी ज्वेलरी की जो सिक्योरिटी रखी गई थी, जो भी सिक्योरिटी ज्वेलरी है कुछ भी है, वो सी के कब्जे में आ जाएगी, सिक्योरिटी के गारंटर कब्जे में आ जाएगी। अब समझ में आया? अगला आता है राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब देखो अभी तक आप किसके पढ़ रहे थे? अभी आप पढ़ते क्रेडिटर के अगेंस्ट में, अब आप पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब प्रिंसिपल डेटर कौन है? ए, बी और सी। प्रिंसिपल डेटर बेटा ये है, उधार तो इन्होंने मान लिया है, मूल देनदार यही है, तो पैसा इन्हीं को चुकाना है। तो प्रिंसिपल डेटर ए है, यहां पर प्रिंसिपल डेटर ए है। अब सी तो गारंटर है ना, तो सी का इनके अगेंस्ट क्या राइट है? अभी तक हमने बी के अगेंस्ट राइट बताया, अब ए के अगेंस्ट क्या राइट है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट सी का क्या राइट है? क्योंकि ए ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि डिफॉल्ट कर गया, सी ने पैसा चुकाया, तो अब सी का क्या राइट बनता है ए के अगेंस्ट में? राइट ऑफ सब्रोगेशन। क्या बनता बेटा? राइट ऑफ सब्रोगेशन। सबसे पहले सब्रोगेशन का मतलब होता सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। जैसे ही सी ने पैसा बी को चुकाया होगा, क्योंकि ए डिफॉल्ट कर गए होंगे तभी सी को चुकाना पड़ा होगा, वैसे ही राइट आ गई, अब बी का काम खत्म, अब बी का काम खत्म। अब यहां पर बेटा बी का जो काम है मिटेगा कैसे? हाँ, अब यहां पर बी का काम खत्म, अब राइट बी से सी के पास आ गई ए से पैसा लेने की, क्योंकि ए की गलती से सी को चुकाना पड़ा, तो कोई फ्री में तो देगा नहीं। तो अब राइट जो था पैसा लेने का बी का ए से, अब किसके पास चला है? सी का, क्योंकि सी ने चुकाया ए की वजह से ना, तो अब सी ए से पैसा लेगा। समझ में आएगा? तो सब्रोगेशन का राइट आ जाता है। जैसे ही उसने क्रेडिटर को पैसा चुकाया, वैसे अब क्रेडिटर का पूरा राइट सी के पास आ गया ए से पैसा लेने का। समझ में आई बात? राइट ऑफ इंडेमनीफाई, जितना पैसा सी ने बी को चुकाया,
जो भी नुकसान इसको हुआ होगा वो सारा सारा प्रिंसिपल डेटर से ये लेगा। क्लियर। राइट्स अगेंस्ट को सिक्योरिटीज। को सिक्योरिटीज कौन होते हैं बेटा, इसको समझिए पहले। को सिक्योरिटीज कौन होते हैं? को सिक्योरिटीज, मान लेते हैं ए जो है बी से क्रेडिट पे माल लेके आते हैं, उधार माल खरीदते हैं। ए बी से क्रेडिट पे माल लेके आते हैं 25 लाख रुपए का। यहां पर दो गारंटर आते हैं, मिस्टर डी और मिस्टर ई। दोनों गारंटी लेते हैं 12.5 लाख का, 12.5 आधी आधी गारंटी लेते हैं, मान लेते हैं। या एक लेता है 20 लाख की गारंटी, एक लेता है 5 लाख की गारंटी। कई बार 2 गारंटर 3 गारंटर मिल करके एक गारंटी ले लेते हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट की। ए ने जो क्रेडिट पे माल बी से लिया, 2 लोग मिलकर गारंटी देते हैं, डी और ई। अब मानता हूं कि जो है क्या कह रहा है, यहां पर ए डिफॉल्ट कर गया। इन दोनों ने मिल करके पैसा किसको चुकाया? बी को चुकाया। समझ में आ रही कहानी? कल को ए ने मिस्टर डी को पैसा दे दिया 25 लाख रुपए, पूरा पूरा ए ने किसको दे दिया? डी को दे दिया। तो यहां पर ई को पता नहीं है, लेकिन ई भी तो गारंटर था। तो बेटा ई जो है, ई आएगा तो जितना कंट्रीब्यूट ई ने किया था 12.5 लाख 13 लाख, वो जो है डी से ले सकता है, प्रिंसिपल डेटर से ले सकता है। समझ में, मांग सकता है कि हमारा पैसा कहां गया। तो देखो यहां पर को सिक्योरिटीज की बात हुई ना, तो देखो अब ए ने जो है मान लो डी को पूरा पैसा दे दिया 25 लाख, तो अब यहां दोनों आपस में को सिक्योरिटीज है। तो ई जो है डी से पैसा मांगेगा कि हमारा 12.5 लाख आप दे दो। तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट भी राइट होता है, को सिक्योरिटीज के अगेंस्ट भी राइट होता है, क्योंकि डी को पूरा पैसा इन्हें चुका दिया। तो अब यहाँ ई भी तो जिम्मेदार, ई भी तो लेने के लायक है, क्योंकि दोनों मिलके चुकाए थे पैसा ना बी को। तो यहाँ पर ई जो है मिस्टर डी से कहेगा हमको आप हमारा पैसा दे दो, जो हमारा हिस्सा दे दो, हमने भी तो गारंटी में पैसा चुकाया था। तो यहाँ पर बेटा को सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में भी सिक्योरिटी के राइट बनते हैं, क्योंकि 2 लोग मिलकर अगर गारंटी ले रहे हो और पूरा पैसा अगले ही गारंटर को मिल गया है, आपको कुछ नहीं मिला, तो आप भी अगले गारंटर से उतना ले सकते हो जितना आपने दिया है उसमें गारंटी के रूप में। आप समझ में आई बात? तो क्रेडिटर के अगेंस्ट में राइट होता है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, को सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में। मतलब हम लोग मिल करके अगर गारंटी लिए थे, हम और आप लोग, तो बेटा हम जितना हमने मिलकर चुकाया था मेन क्रेडिटर को, उतना हम आपसे ले सकते हैं। भैया आपको पैसा कैसे मिल गया, हमको तो मिलना चाहिए। तो अगर पूरा पैसा ए ने डी को चुका दिया है बाद में, तो बेटा फिर ई जो है डी से ले सकता उतना जितना उसने उसमें जो है लगाया होगा। समझ में आई बात? क्लियर। तो को सिक्योरिटीज मतलब 2 लोग मिलकर जब गारंटी लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट? आइए आगे देखते हैं। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। देखो बेटा अब ये आता है, सिक्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब ए बी और सी ने गारंटी ली, तो सी कौन है? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की सिक्योरिटी का जो है बेटा लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगा, कब सिक्योरिटी की जो है ड्यूटी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कब सिक्योरिटी, अब सी जो है सिक्योरिटी नहीं रहेगा। ठीक है, बाय गिविंग द नोटिस ऑफ रिवोकेशन। अगर सी को लगता है कि हमें इसमें गारंटी नहीं पड़ना चाहिए, हमें हटना चाहिए इन दोनों के बीच में से, तो ये नोटिस दे करके दोनों को वहां से हट सकता है कि भैया हमें गारंटर नहीं बनना। डेथ ऑफ सिक्योरिटी, अगर इसकी मृत्यु हो जाती है, वो तो किसी की भी हो सकती है, आए हैं तो जाएंगे, तो बेटा उस केस में भी सिक्योरिटी खत्म। अल्ट्रेशन ऑफ कंडीशंस विदाउट द नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, अगर ये दोनों ए और बी ने मिल करके कोई कंडीशन एग्रीमेंट में चेंज कर दिया और सी को नहीं बताया, बाद में ये बात सी को पता चलती, तो ये बेटा इसमें भी गारंटी इसकी खत्म। ये कहेगा हम नहीं जानते, आप लोग अपना समझिए। फिर चलिए देख लेते हैं, एक और टॉपिक बचा होगा, बस यही टॉपिक था बेटा, इसके बाद खत्म। इसको थोड़ा नीचे कर लें क्योंकि हाँ ठीक है। देखिए डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी एग्जाम में आ जाता है, समझते रहिए। इंडेमनिटी गारंटी, तो यहां पर बेटा इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होते हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। याद आ रहा है? इसमें 3 पार्टीज होते हैं, पढ़ लीजिएगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें 1 कॉन्ट्रैक्ट। सर यहाँ तो आपने भी 2 बता दें बेटा, बी का खत्म हो गया था ना, इसमें 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ में आई बात? 3 कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रिंसिपल डेटर का क्रेडिटर के बीच में, एक गारंटर का प्रिंसिपल डेटर के साथ, और फिर एक क्रेडिटर के साथ। 3 कॉन्ट्रैक्ट हुआ, याद आया? लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट। यहां पर बेटा जो लाइबिलिटी होती है इंडेमनीफायर की, वो पहले होती है,
अगर मैंने कहा था अगले पार्टी को नुकसान होगा तो इंडेमनीफायर को तुरंत चुकाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर लायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी सेकेंडरी, यहां पर जब प्रिंसिपल डेटर नहीं चुकाएगा तब जाके लायबिलिटी सिक्योरिटी की चालू होगी। अगर प्रिंसिपल डेटर ने चुका दिया तो फिर सिक्योरिटी की लायबिलिटी कुछ होती ही नहीं है। मान लो मैंने आपसे उधार माल लिया था और हमने सी से कहा तुम गारंटी ले लो, तो अगर हमने पहले आपको पैसा चुका दिया तो सी की गारंटी है ही नहीं फिर, तो यहाँ पर सी की गारंटी तभी चालू होगी जब मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, अगला आता है रिक्वेस्ट। इंडेमनीफायर प्रॉमिस विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ अदर पार्टी। क्या कह रहा है कि यहाँ पर इंडेमनीफायर जो है प्रॉमिस करता है कि मैं आपको लॉस से बचाऊंगा किसी दूसरी पार्टी के बिना रिक्वेस्ट पे, मतलब इंडेमनीफायर खुद गारंटी लेता है, सॉरी इंडेमनीफायर खुद प्रॉमिस करता है कि मैं आपको लॉस से बचाऊंगा। यहाँ पर डेटर रिक्वेस्ट करता है गारंटी देने का, समझ में आया? यहां पर जो डेटर वो गारंटी दे, वो रिक्वेस्ट करता है भैया आप हमारी गारंटी ले लीजिए, लेकिन यहां पर इंडेमनीफायर को किसी से रिक्वेस्ट कोई नहीं करता। इंडेमनीफायर खुद कहता है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपका जो नुकसान होगा चुका देंगे, तो यहाँ पर कोई पार्टी नहीं आती, लेकिन यहाँ पर डेटर रिक्वेस्ट करता है कि भैया हमारी आप गारंटी ले लीजिए, इनसे उधार मान लेना। समझ में आया कि नहीं? तो बेटा ये टॉपिक है। अब सेक्शन का डिफरेंस आप बना सकते हो, सेक्शन का 124 126, एनी डाउट? तो ये था बेटा आज का टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछें, हम उसको जो है जरूर दूर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पूरा का पूरा टॉपिक हमने खत्म कर दिया। ठीक है, और वीडियो आप लास्ट तक देखा करें। हाँ, भले ही आप 2x 3x पे देखें, लेकिन देखें जरूर बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है। जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। देखो, किसी भी चीज का स्मार्ट वर्क बहुत लंबे समय तक सक्सेस नहीं दे सकता। आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक आप लॉ को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं लिख पाओगे बेटा। तो ये था आज का टॉपिक और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।